बेहद दुख की घड़ी है। बेहद दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सत्यपाल मलिक जो पिछले कुछ सालों से लगातार अपनी बेबाकी और सरकार की कारगुजारियों और सरकार की कार्यशैली भ्रष्टाचार के खुलासों को लेकर देश और दुनिया में मशहूर हो गए थे और किस तरह उन्होंने सिस्टम की बखिया उठाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चरित्र चित्रण जिस प्रकार से उन्होंने किया समय समय पर और जिस तरह से उन्होंने पुलवामा में आतंकी हमले को सरकार की विफलता बताया, मोदी सरकार की विफलता बताया और तमाम आरोप, चाहे जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहते हुए वहाँ घूसखोरी के अंडाफोड़ का जो सिस्टम उन्होंने उजागर किया, किस तरह से राज्यपाल को करोड़ों रुपये रिश्वत देकर फाइलों पर दस्तखत कराए जाते हैं वहाँ बहुत सारे मामलों में, और आरएसएस से जुड़े लोग किस तरह इस मोदी सरकार के दौरान हावी हो चले हैं। जहाँ तहाँ वे पैरवी करने पहुँच जाते हैं, बड़े बड़े मामलों का, बड़े बड़े ठेकों का, बड़े बड़े प्रोजेक्ट को लेकर वे उनकी पैरवी करते हैं और हजारों करोड़ रुपए का घूस या रिश्वत का पैसा खुद और पद पर बैठे लोगों के बीच मिली भगत को लेकर सौदेबाजी करते हैं। भ्रष्टाचार का ये गठजोड़, भ्रष्टाचार का ये सौदेबाजी का तरीका जो हाल फिलहाल में नरेंद्र मोदी सरकार के बाद और जैसा उन्होंने बताया कि इसके साथ साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े लोग भी इस समय बिचौलिए की भूमिका में आ गए हैं। जो लोग अपनी राष्ट्रवादिता और तमाम संस्कारों की बात करते थे, संस्कृति की बात करते थे, आजकल वे सरकारों से अपना काम निकलवाने के लिए, सरकारी पदों पर अपने लोगों को नियुक्त करवाने के लिए, सरकार से अपनी किसी न किसी परियोजना को पारित करवाने के लिए राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को और तमाम ऐसे पदासीन लोगों को किस तरह से मैनेज करते हैं, वहाँ जाकर उनसे बात करते हैं, उनसे उनका काम निकलवाते हैं। इस तरह की बहुत सारी बातें इन्होंने उजागर की और जाहिर थी इसके बाद सरकार का कहर टूटना ही था। इनको बहुत चारों तरफ से घेरने की कवायद शुरू कर दी गई। किसान आंदोलन के मुद्दे पर सत्यपाल मलिक जी ने जो कुछ कहा और जिस तरह से पुरजोर तरीके से किसानों के आंदोलन की बात उठाई और बताया कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई, किसानों का आंदोलन अगर उनकी बात नहीं सुनी गई तो इस सरकार को जाना होगा या बहुत बड़ी बुरी हालत में चली जाएगी सरकार। और वही हुआ। बहुत सारी बातें जो उन्होंने कही अडानी मामले को लेकर भी, जिस तरह से मोदी सरकार को लेकर उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि ये सब इनकी आखिरी तीर साबित होगा, इनके भ्रष्टाचार को छुपाना और अडानी को जिस तरह से इन्होंने बढ़ाया है, जिस तरह से बेतरतीब तरीके से सारे नियम कानूनों को ताक पर रखकर और ईडी, सीबीआई और तमाम जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करते हुए अडानी के कारोबार को इन्होंने बढ़ाया। बहुत सारी कंपनियों को इन्हें सौंप दिया गया, अडानी को बहुत जगह से खोज और क्या क्या झांसे में लाकर, दबाव में लाकर ईडी का दुरुपयोग करते और जिस तरह से अडानी को सौंपा गया, सबका स्वामित्व सौंपा गया, हवाई अड्डों का, ट्रांसपोर्ट का, इस पूरी प्रक्रिया, इस पूरे भयंकर भ्रष्टाचार को इस बेबाकी से उजागर किया। आज हमारे बीच नहीं रहे हैं, हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और एक नज़र उनके प्रारंभिक जीवन और तमाम राजनीतिक यात्रा पर भी डाल देते हैं।
24 जुलाई 1946 को उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के पिशावाड़ा गाँव में उनका जन्म हुआ था। मेरठ विश्वविद्यालय से उन्होंने बीएससी और एलएलबी की डिग्री प्राप्त की थी और उसी समय छात्र राजनीति में सक्रिय हो गए थे। उस समय चौधरी चरण सिंह का बूम था। उस समय 1974 में वे बागपत से विधायक चुने गए, लोकदल के महासचिव नियुक्त हुए। 1980 से 1989 तक राज्यसभा सांसद रहे। 1989 से 1991 में लोकसभा से अलीगढ़ का प्रतिनिधित्व किया। सांसद चुनते गए लोकसभा में पहली बार 1980 में और 1989 तक राज्यसभा सांसद रहे। 1980 से 1989 तक राज्यसभा सांसद रहे। 1989 से 91 लोकसभा से सांसद रहे, अलीगढ़ का प्रतिनिधित्व किया। वर्ष 2004 में बीजेपी में शामिल हुए और केंद्रीय राज्य मंत्री समेत कई महत्वपूर्ण पद पर काम किए। बिहार के भी राज्यपाल हुए रहे सितंबर 2017 से अगस्त 2018 तक। और बिहार के बाद उड़ीसा भेजा गया। मार्च से 2018 उड़ीसा में रहे और अगस्त 2018 में जम्मू कश्मीर और अक्टूबर 2019 तक जम्मू कश्मीर के अगस्त 2018 से अक्टूबर 2019 तक जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे और उसी दौरान अनुच्छेद 370 जो था जम्मू कश्मीर के लिए विशेष दर्जा का प्रावधान, उसको हटाया गया केंद्र की सरकार के द्वारा। और ये वहाँ के आखिरी राज्यपाल रहे जब जम्मू कश्मीर राज्य दो भागों में विभाजित हुआ। 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इसके बाद उन्होंने गोवा में नवंबर 2019 से अगस्त 2020 तक राज्यपाल के तौर पर काम किया। और जब गोवा में भी कुछ भ्रष्टाचार से जुड़े मामले को लेकर पेच फंसा और इन्होंने अरंगा डाला तो इनका शायद ट्रांसफ़र कर दिया गया मेघालय, जैसा कि उन्होंने बाद में बताया कि मुझे वहाँ से मेघालय भेजा गया। मुझे कोई जाने की सुविधा भी नहीं दी गई। खटारा विमान दिया गया जिसके लिए बहुत समय लगा वहाँ पहुँचने में मेघालय। अगस्त 2020 से अक्टूबर 2022 तक मेघालय का राज्यपाल के रूप में था। राम मनोहर लोहिया के समाजवादी विचारधारा को ये अपना आदर्श मानते थे और किसान आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाई। किसानों के समर्थक नेता रहे। पुलवामा हमले और मोदी सरकार पर उनकी मुखर टिप्पणियाँ सुर्खियों में रही। साथ ही कांग्रेस और बीजेपी दोनों में जुड़कर उन्होंने अपने विचार रखे। जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ा मामला इन्होंने जो उजागर किया, करू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, उसमें भ्रष्टाचार से जुड़ा बताया इन्होंने। जैसा उस समय के मीडिया रिपोर्टों में आया और इन्होंने खुद कई जगह इंटरव्यू देकर कई चैनलों पर ये बताया कि जब ये राज्यपाल थे वहाँ जम्मू कश्मीर में और इनके पास से करू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर परियोजना की फाइल पर साइन करने के लिए 300 करोड़ रुपये की ऑफर दी गई थी, रिश्वत देने की पेशकश की गई थी ताकि इस परियोजना पर काम किया जाए। और इसके लिए बताया गया इनके द्वारा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेते हुए एक व्यक्ति आया था जो वहाँ जिसे हमने PMO में भी देखा था लोगों से उसकी पैठ थी, प्रधानमंत्री से उनकी अप्रोच थी और इसका लाभ लेकर वो राज्यपाल के तौर पर जब जम्मू कश्मीर में थे तो वहाँ वो पहुँचा और उसने कुछ प्रोजेक्ट की पैरवी की और बताया कि इसमें 300 करोड़ रुपये मिल सकते हैं, आ सकता है। और ये सब बातें कहकर उन्होंने राज्यपाल, खासकर जम्मू कश्मीर के राज्यपाल किस तरह से मामलों को मैनेज करते हैं, हैंडल करते हैं और क्या वहाँ किस कदर का भ्रष्टाचार है, किस तरह से लोग जानते हैं, आम लोग इसकी चर्चा करते हैं कि इस तरह से काम हो रहा है। जो तमाम बातें उन्होंने की और इसके बाद जिस तरह से इन्हें
चारों तरफ से सरकार की एजेंसियाँ घेरने लगी, CBI से लेकर तमाम एजेंसियाँ उनके पीछे पड़ गई और ऐसी हालत में उनके सारे बॉडीगार्ड हटा दिए गए। उनको किसी तरह की सुविधा देने से भी सरकार पीछे हट गई। कुल मिलाकर सत्यपाल मलिक जी का राजनीतिक सफर 1960 के दशक के छात्र आंदोलन से शुरू होकर 2020 तक के दशक तक चलता हुआ पहुँचा, जिसमें समाजवादी का आदर्श रहा, विचारधारा रही, किसानों की आवाज़ उठाने का सबसे बड़ा सबसे बड़ी उपलब्धि रही। सत्ता पद में रहते हुए भी ये किसी भी तरह के समझौते से इनकार करते रहे, नकारते रहे और इनकी मुखर होने को विवाद पूर्ण माने जाने लगा। इनकी सच बातों को भी लोगों ने विवादित घोषित कर अपनी चालाकी से इसे दबाने का भरपूर प्रयास किया। आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से हटाए गए, उस समय ये वहाँ के राज्यपाल थे और इन्होंने किस तरह से पूरी चीज़ों को मैनेज किया, जिससे जम्मू कश्मीर में आम लोगों को किस तरह समझाया और वहाँ बहुत सारी ऐसी गतिविधियाँ इन्होंने अपने स्तर से शुरू करवाई, जिससे लोगों का भरोसा सरकार और उनके कार्यों में बना। गवर्नर के तौर पर इनसे बहुत सारे लोग जुड़ते रहे और बात करते रहे, जिससे उन्हें किसी तरह की कोई समस्या बढ़ी नहीं और इन्होंने पूरी स्पष्टवाद राजनीतिक नैतिकता के दावे करने वाले नेता के तौर पर अपनी छवि जो गढ़ी और जिस तरह से उन्होंने जीवन जिया, कई पदों पर रहते हुए सत्ता के विरुद्ध बोलने की हिम्मत दिखाई, ऐसा बहुत कम देश में इस तरह के लोग हैं और होते हैं। जाहिर है इस तरह की जीवटता, इस तरह की फिलॉसफी ऑफ लाइफ, इस तरह जीवन नीति के साथ जीने वाले लोग विरले ही मिलेंगे और हमें इनके प्रति अपनी प्रतिबद्धता और अपनी संवेदना या समर्थन या विचारधाराओं को बढ़ाने वालों को करना ही चाहिए। मलिक खुद को डॉक्टर रामलाल मनोहर लोहिया की समाजवादी विचारधारा से प्रेरित मानते थे। उन्होंने कहा था, मैंने किसानों के हित में बोलना कभी बंद नहीं किया, चाहे पद पर रहूं या नहीं रहूं। 2020-2021 के किसान आंदोलन के दौरान वे खुलकर बोले। उन्होंने कहा कि अगर सरकार को किसानों की बात नहीं सुननी है तो लोकतंत्र का क्या मतलब है। उनका यह पक्ष में सरकार के कई करीबी लोगों से अलग करता चला गया। उन्होंने राज्यपाल रहते हुए कई बार संवैधानिक मर्यादाओं की बात की। अनुच्छेद 370 के हटाए जाने के समय उन्होंने कहा, मैंने प्रधानमंत्री को सलाह दी थी कि निर्णय जितनी संवेदनशीलता से लिया जाए बेहतर होगा। और उन्होंने पुलवामा हमले के बाद ही ऐसे ही स्पष्ट बयान दिए थे। सत्यपाल मलिक सत्ता के केंद्र में रहकर भी स्पष्ट बोलने वाला नेता माने गए। उन्होंने कहा, अगर मैं किसी पद पर हूँ और सत्य न बोलूँ तो उसका क्या मूल्य है। अंत समय में इनके पिछले कुछ समय से परेशान करने के लिए CBI द्वारा आरोप पत्र पर हाइड्रो पावर केस बनाकर किया जा रहा था और मेघालय के राज्यपाल रहते हुए किसी व्यवसायी ने भी इन पर आरोप लगा दिया था कि हमसे रिश्वत मांगी गई थी। ये सब ड्रामेबाजी और ये सब बातों को, सच बातों को दबाने के तरीके सरकार प्रायोजित माने जा सकते हैं। मोदी सरकार और भाजपा की ओर से इन्हें फंसाने की साजिश की गई थी। पुलवामा हमले पर इन्होंने मलिक ने दावा किया था कि पुलवामा हमले से पहले उन्होंने प्रधानमंत्री और NSA को सुरक्षा में चूक के बारे में बताया था। अगर CRPF को एयरलिफ्ट कर दिया गया होता तो हमला नहीं होता। यह बयान बेहद विवादास्पद था। बीजेपी के नेतृत्व ने इस पर चुप्पी साध ली, लेकिन विपक्ष ने उन्हें साहसी बताया। 2023 में उन्होंने एक सभा में कहा, अगर आज की बीजेपी वो नहीं रही जो अटल आडवाणी जी के समय की थी। इस बयान के बाद उन्हें पार्टी से अनौपचारिक रूप से किनारा कर दिया गया। अनुच्छेद 370 हटाने का जो तरीका था उसका ये विरोध कर रहे थे। यद्यपि वे उस समय राज्यपाल थे, लेकिन बाद में उन्होंने कहा,
जिस तरीके से अनुच्छेद 370 को हटाया गया वो असंवेदनशील था। कश्मीरियों को भरोसे में लिया जाना चाहिए था। आनन फानन में सरकार ने उस समय जो 1-2 दिन की अल्प अवधि में ही जिस तरह से हड़बड़ी दिखाते हुए मामले को निपटाया था और उससे पहले जिस तरह की अफवाह फैलाकर जम्मू कश्मीर में अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया था, हम सब ने देखा, हम सब ने समझा कि अमरनाथ यात्रा के दौरान हम आतंकी हमले की अफवाह फैलाते हुए वहाँ से पूरे तीर्थयात्रियों को खाली कराया गया और उसके बाद यहाँ दिल्ली में राष्ट्रपति के जरिए तत्काल संसद की कार्रवाई बुलाते हुए और वहाँ पर अनुच्छेद 370 को हटाने का प्रस्ताव लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित किया गया था। सत्यपाल मलिक ऐसे नेता रहे जो सत्ता के भीतर से सत्ता की आलोचना करने का साहस रखते थे, जिन्होंने किसानों, लोकतंत्र और पारदर्शिता के पक्ष में लगातार आवाज़ उठाई, लेकिन उनके बयानों ने उन्हें राजनीतिक रूप से विवादों में घसीटा और सरकारी तंत्र से दूरी बढ़ाई। इस तरह ऐसे सत्यवादी सत्यपाल मलिक जी को भगवान अपने चरणों में स्थान दें, उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। और इन्होंने जिस तरह से हम लोगों के समक्ष, पूरी दुनिया के, देश दुनिया के समक्ष जैसे आयाम गढ़े भ्रष्टाचार को लेकर, जिस कदर चोट की व्यवस्था पर और उसे उजागर किया और जिस तरह की लाइफ फिलोसफी लोगों को सिखा गए हैं, वे सदियों तक लोगों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। और जो भी ईमानदारी के साथ भ्रष्टाचार मुक्त शासन व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्धता के लिए जो नागरिक जानना चाहता है, समझना चाहता है, उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा हाल के दिनों के रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इन्हें श्रद्धांजलि देते हुए आप